राजपतगढ़ नाम का एक राज्य था जिसके राजा महाराज सरोमेश थे। महाराज सरोमेश के राज्य में सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि महाराज सरोमेश एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। यहाँ के सभी इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी और सब आपस में मिलकर रहते थे। इस राज्य के सभी लोग देवी देवताओं को मानने वाले थे। कुछ लोग दान धर्म भी किया करते थे और सभी ज़रूरतमंद की मदद करते रहते थे। इसी राज्य में रामपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। इसी गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था, जो कि अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। किशन एक मेहनती किसान था, जो कि अपने काम को पूरे ईमानदारी और मेहनत से किया करता था। उसके काम को देख के सब उसकी प्रशंसा करते थे। राधा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा करती थी और दिन में भी भजन कीर्तन किया करती थी। राधा और किशन दोनों साथ साथ ही भोजन किया करते थे और वह भोजन करते समय एक दूसरे से बात भी किया करते थे। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय के बाद उन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। और लड़के का नाम राघव था, लड़की का नाम रानी था। राघव और रानी दोनों बड़े हो जाते हैं। अब बड़े होने के बाद रानी अपने माँ के साथ काम करती थी, जबकि राघव दिन भर खेलने में हमेशा व्यस्त रहता था। अब समय बीतने के साथ साथ राधा और किशन को उनकी चिंता होने लगती है, क्योंकि ना तो राघव पढ़ाई करता था और ना ही घर का कोई काम किया करता था। अब वह काफ़ी बड़ा हो गया था, इसीलिए किशन अपने बेटे राघव को ले जाके गुरुकुल में पहुंचा देता है और वहां पे आचार्य लोचन दास के सानिध्य में पढ़ने लिखने के लिए छोड़ देता है। अपने माँ के हर काम में हाथ बटाती थी और वह हमेशा माँ के साथ ही माँ की मदद करती रहती थी। रानी एक दिन अपनी माँ के साथ खेत में जाती है और अचानक से कहीं से सांप आकर रानी को डस लेता है। अब उचित इलाज ना मिल पाने के कारण रानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब वहाँ पर गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ समय बाद अब वो सब उठा के रानी को घर ले जाते हैं और अब किशन गांव वालों के साथ जाकर रानी का अंतिम संस्कार पूरे क्रिया विधि के साथ संपन्न कर देता है। और राघव काफी बड़ा हो गया था। अब राघव भी पढ़ाई पूरा करके घर वापस आ गया था, इसीलिए उसको देखने के लिए लड़की वाले उसके घर आने लगे। अब इतने रिश्ते में से किशन को एक लड़की पसंद आ जाती है, जिसका नाम चित्रा था। लड़की पसंद आने के कुछ समय में ही राघव और चित्रा की शादी हो जाती है। चित्रा, राधा, किशन और राघव तीनों की अच्छे से देखभाल करती थी, लेकिन कुछ ही समय के अंदर किशन की तबीयत खराब हो जाती है। वहां से राघव अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल में जाता है और वहां से डॉक्टर चेक करने के बाद बताता है कि आपको जानलेवा बीमारी कैंसर है और यह अब अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। माफ कीजिएगा, आपको इलाज के लिए आने में काफ़ी देरी हो गई। अब हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी स्टेज में इसका इलाज असंभव है। अब आप बस इतना ही कर सकते हैं कि आप अपने बचे हुए दिन को सबके साथ मिलजुल कर बिताइए। और इसके कुछ ही दिन बाद अब किशन का स्वर्गवास हो जाता है। अब किशन को गुजरे कुछ ही दिन हुए थे कि चित्रा अब राधा को परेशान करना शुरू कर देती है। ना ही राधा को ढंग से भोजन देती है और अब राघव घर का खर्च ना चलते हुए देखकर जाकर खेत में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि राघव के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। इसीलिए वह अपने काम को पूरे ईमानदारी के साथ करता था। अब राधा का उम्र 60 वर्ष हो गया था, लेकिन राधा के पूजा पाठ में कोई बदलाव नहीं आया था। राधा पहले के जैसे ही पूजा अर्चना करती थी, इसके बाद ही खाना खाया करती थी और खाने में से कुछ हिस्सा बचा के कुत्तों को खिलाया करती थी, या तो कुत्ता ना होने पे किसी अन्य जानवर को खिलाया करती थी। और राधा का यह काम चित्रा को बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि राधा चाहती थी कोई भी खाने का जरा सा भी टुकड़ा बर्बाद ना करे। चित्रा अब यह देखकर राधा को 4 के बजाय 3 ही रोटी देना शुरू कर देती है। अब इसके बाद चित्रा ध्यान देती है कि इसके बाद भी राधा अपने खाने में से 1 रोटी निकालकर कुत्ते को खिला देती है। यह देखकर चित्रा अंदर से ही गुस्सा होकर रह जाती है। और अब इधर राजमहल में राजा भी बीमार हो जाता है और राजा का तबीयत दिन ब दिन खराब होते चला जा रहा था। राजा के ऊपर किसी भी दवा का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसी वजह से राजा के सभी सभासद परेशान थे। राजा के पास एक तोता था। वह ज़्यादातर समय राजा के साथ ही रहता था, लेकिन राजा जब भी अपने सभा में जाते थे तोते को घूमने के लिए भेज दिया करते थे। और आज भी तोता राजा के कहने पर घूमने के लिए निकला था, लेकिन तोता वहाँ पर रोज से आज कुछ अलग देखकर ज़्यादा
हैरान हो गया और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया। वहाँ पर बैठे बैठे कुछ समय के अंदर ही देखता है कि एक उल्लू उड़ता हुआ आता है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा था और काफ़ी बूढ़ा हो गया था। वह अचानक से आकर एक पेड़ पर बैठता है, पेड़ से फल तोड़ता है और फल को तोड़कर खाने लगता है। अब उल्लू उस फल को खाने के बाद एकदम से स्वस्थ हो जाता है। यह सब कुछ तोता देख रहा था और वह ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और जाकर वहाँ से एक फल तोड़ता है और फल तोड़ने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाता है और महाराज के पास ले जाके उस फल को रख देता है। और फल को एक जगह पे रखने के बाद वह राजा के सामने जाके बैठ जाता है और महाराज से बोलता है, महाराज आप इस फल को खा लीजिए, आप इस फल को खाने के बाद एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अब महाराज बोलते हैं, इस फल को अभी रहने दो, मैं कुछ समय के पश्चात खा लूँगा, क्योंकि मैं अभी अभी भोजन करके यहाँ पर आया हूँ। अब राजा के इस बात को सुनकर तोता भी दुखी हो जाता है, लेकिन वह सोचता है कि कोई बात नहीं, महाराज कुछ समय बाद ही इस फल को खाएंगे, लेकिन खाने के बाद स्वस्थ तो हो जाएंगे। क्योंकि तोता उस फल को महाराज के पास एकदम सुरक्षित पहुंचा दिया था, तो वह भी निश्चिंत होकर वहां से चला जाता है। और महाराज भी खाना खाए थे, इसी वजह से घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। इसके कुछ ही समय के भीतर वहां पर रूम में एक सर्प आता है और उस फल पे एक बार डस लेता है और उस फल को डसने के बाद वह फल जहरीला हो जाता है और सर्प वहां से तुरंत चला जाता है। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला था कि फल जहरीला हो गया है। कुछ समय के पश्चात महाराज फिर से वापस अपने कक्ष में आते हैं और सोचते हैं कि चलो मैं उस फल को खा लेता हूँ। अब महाराज उस फल को खाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि महाराज का एक मंत्री वहाँ पर आ जाता है और अब वह मंत्री बोलता है, महाराज आपके हालत में अभी भी कोई खास सुधार नहीं आ रहा है, इसी वजह से हमें दूसरे राज्य से एक अच्छे से वैद्य को बुलाना पड़ा, जिसके चर्चे काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। उसको लेने के लिए मैं अपने एक सैनिक को भेज चुका हूँ। अब इतना सुनने के बाद महाराज बोलते हैं, मेरा तोता एक फल लेकर आया है और वह पूरे विश्वास के साथ बोल रहा था और आप इस फल को खाने के बाद एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। मंत्री इस बात को सुनते ही बोलता है, महाराज हम आपके स्वास्थ्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, हम पहले इस फल की जांच कर लेते हैं, इसके बाद आप इस फल को खा लीजिएगा। मंत्री के इस बात को सुनने के बाद महाराज भी सहमत हो जाते हैं। अब राजा की आज्ञा को पाते ही तुरंत मंत्री वहां से निकल जाता है और वहां से जाने के बाद तुरंत जाकर अपने कुत्ते को लेकर आता है और मंत्री अब उस फल के पास जाता है, उसके 2 टुकड़े कर लेता है और एक टुकड़ा लाकर कुत्ते को खिला देता है और कुत्ता जैसे ही उस फल को खाता है तुरंत मर जाता है। अब कुत्ते की ऐसी हालत देख के सब परेशान हो जाते हैं और अब मंत्री बोलता है, देखिए महाराज, इसीलिए मैं आपको इस फल को खाने से मना कर रहा था, क्योंकि यह फल कैसा है इसके बारे में हम सबको पता नहीं है। अब मंत्री के इस बात को सुनने के बाद राजा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता होता है कि उस फल में सर्प एक बार अपना दांत लगा चुका है। गुस्से में महाराज तुरंत तोते को बुलाते हैं और तोता आसपास में ही था, इसीलिए वह उड़कर तुरंत महाराज के पास आ जाता है और तोता जैसे ही वहां पर आता है तुरंत महाराज से पूछ पड़ता है, महाराज क्या आपने उस फल को खा लिया? अब तोता के बस इतने कहने की ही देर थी कि राजा तुरंत गुस्से में आ जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह तुरंत मंत्री को आदेश दे देता है कि तुरंत इस तोते को मार डालो। अब इतना सुनते ही एक सैनिक उस पर तलवार चला देता है और तुरंत ही तोते के 2 टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि तोता अभी अभी 2 टुकड़े में हुआ था, इसीलिए वह वहीं पे तड़प रहा था। और अब महाराज सर्वमेश गुस्से में बोलते हैं, मुझे मारने की कोशिश करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और राजा अब तुरंत आदेश दे देता है, पहले तुम उस पेड़ का पता लगा के उसको घेरवा दो जिससे यह तोता इस फल को लेकर आया था। और अब कुछ ही समय के भीतर में सैनिक वहाँ पे एक डॉक्टर को लेकर आ जाता है, क्योंकि वैद्य काफ़ी जानकार था। अब राजा को वैद्य के इलाज का काफ़ी असर दिखने शुरू हो गया था और अब राजा धीरे धीरे ठीक होने लगा था। और अब इधर चित्रा राधा को 3 में से 2 रोटी खाकर 1 रोटी कुत्ते को खिलाते देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब चित्रा राधा को 3 में से 2 रोटी देना शुरू कर देती है और अब 3 में से 2 रोटी खाकर 1 रोटी कुत्ते को खिलाते देखकर चित्रा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और अब चित्रा बात बात पे गुस्सा हो जाती और राधा से झगड़ा कर लेती। बात ज़्यादा बढ़ने पे चित्रा राधा को मारती भी थी। और अब चित्रा राधा को मारते हुए ही बोलती है कि जाओ कहीं डूब मरो,
तुम्हारे जीने से अच्छा तुम्हारा मरना ही है। और अब चित्रा के इस बात को सुनकर राधा भी गुस्सा हो जाती है और वह अब चित्रा से झगड़ा करने लगती है। कभी चित्रा राधा पे हावी हो जाती और कभी राधा चित्रा पर हावी हो जाती। इन दोनों का झगड़ा उस दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और अब राधा बोलती है कि तुम ऐसे परेशान करती हो, मैं जाकर राजा के उस पेड़ से जहर का फल खा के मर जाऊंगी। चित्रा गुस्से में थी और वह गुस्से गुस्से में ही बोल पड़ती है, जाओ खा के मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जीने से अच्छा तुम्हारा मरना ही ठीक है। अब चित्रा काफ़ी गुस्से में थी, इसीलिए वह अब इज्जत करना भी भूल गई थी। अब चित्रा से झगड़े के बाद अब राधा गुस्से गुस्से में घर से निकल जाती है और राधा वहाँ जहर के पेड़ के पास पहुँच जाती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वह देखती है कि पेड़ के आसपास में कोई नहीं है, इसीलिए वह उस पेड़ से एक फल को तोड़ती है और फल को तोड़कर खा लेती है। उस फल को खाने के बाद राधा के अंदर जो बदलाव हुआ था उसको देखकर वह रोने लगती है। अब वह 60 वर्ष की बूढ़ी औरत से एक लड़की में बदल गई थी, क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि यह कोई जहर का पेड़ नहीं है, बल्कि यह एक जादुई फल है। राजा के साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ होगा, इसीलिए राजा के साथ ऐसा हुआ। अब इसके वजह से तो मेरी मृत्यु होने से रही, अब मुझे वापस घर जाना होगा। वह यही सब सोचते हुए घर के तरफ निकल देती है। अब वह घर पहुंच जाती है और घर पहुंचते ही अपनी लाठी उठा लेती है। अपनी लाठी से चित्रा को पीटना शुरू कर देती है और अब चित्रा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वह केवल बचाने के लिए सबसे चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। गाँव वाले भी इकट्ठा हो गए। अब गांव वाले देखते हैं कि एक अनजान लड़की उसके पड़ोसी को पीट रही थी। इसके वजह से एक आदमी पूछ पड़ता है कि तुम कौन हो और चित्रा को क्यों मार रही हो। अब यह सुनने के बाद राधा बोल पड़ती है, मैं राघव की माँ हूँ। लेकिन राधा के इस बात को सुनते ही अब चित्रा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पति को अपना बच्चा बोला, तुमने अपना शकल आईने में देखा है, तुम अभी 20 साल की लड़की हो, मेरे पति की उम्र तुमसे ज़्यादा होगी। अब एक गांव वाला पूछता है कि ये बताओ हम तुम पर कैसे भरोसा कर लें कि तुम ही राधा हो। वैसे भी राधा की उम्र 60 वर्ष थी, ये क्या फालतू के बहाने बना रही हो। ऐसा झूठ बोलो कि जो सबको समझ में ना आए, जिसके वजह से सबको लगे कि हाँ तुम सच बोल रही हो। इस झूठ से तुम्हारा क्या फ़ायदा है। अब इतना सुनने के बाद राधा तो मन ही मन एकदम परेशान हो जाती है, सोचती है कि मैं इसका क्या जवाब दूं। अब इसके बाद पता नहीं राधा के मन में क्या आता है, जो ऐसी घटनाएं थी कि जो उसके घर से बाहर किसी को नहीं पता था, राधा उसके बारे में बताना शुरू कर देती है। और यह सब कुछ सुन के गाँव वाले भी हैरान थे और चित्रा भी हैरान थी, क्योंकि कुछ बातें तो गाँव वालों को भी नहीं पता थी, केवल चित्रा को ही पता था। इसके वजह से अब सबको भरोसा हो जाता है। लेकिन अब सब के सब उससे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आपकी उम्र तो 60 वर्ष से ऊपर की हो गई थी, अभी तो आप केवल 20 वर्ष की बची हुई हैं, ऐसा कैसे हो गया। फिर इसके बाद राधा के साथ जो हुआ वह सब कुछ बताती है। अब इसके बाद राधा जब सब कुछ बता देती है तो सबको समझ में आ जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। इसके बाद यह खबर धीरे धीरे राजा के पास पहुंच जाता है। अब राजा उस पेड़ को एक बार फिर से घेरवा देता है और बोलता है कि इस फल को अब सबको ही संभाल के ही इस्तेमाल करेंगे। इस फल को अब वही इस्तेमाल करेंगे जिसको इसकी ज़रूरत होगी, और इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारा परमिशन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा।